नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी बीच में हम लोग क्राउन का जो है एक नया प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे लाए हैं। जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर है यह 3। 2 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देख लिया है। तो प्लेलिस्ट में नीचे यहाँ पे वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। यह जो है बिहार पुलिस जो सिपाही भर्ती है, इसी एग्ज़ाम के दृष्टि से यह जो सेट है इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर जो 3 है, इसमें 100 प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यहाँ पे इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 100 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया। तो चलिए हम लोग इस सेट का पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो जोग जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर यह स्थित है। और इसकी जो जोग जलप्रपात है यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है और इसी को यहाँ पे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यह जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो जोग जलप्रपात है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव जो था वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, रॉबर्ट क्लाइव, इसको याद रखिएगा। वहीं हम लोग यहाँ पे बात करें रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया था, इसके तहत जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका जो नाम है उसको बदल कर बंगाल के गवर्नर का पद जो है उसको बदल कर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था। तो इस प्रकार जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वह कौन थे। तो उनका नाम हो जाएगा यहाँ पे वारेन हेस्टिंग थे। और आगे 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरह जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दिया गया कि दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है। जो दिलवारा का जो जैन मंदिर है यह किस पर्वत पर स्थित है। तो यह जो है राजस्थान में है और यह माउंट आबू पर्वत पर यह स्थित है। और यह जो है यहाँ पे एक जैन मंदिर है और यह जो है राजस्थान में है और इसमें जो है कुल 5 मंदिर हैं। और यहाँ पे जो है यह जैन धर्म के जो है तीर्थंकर हैं उनको यह समर्पित है, जैन मंदिर। अगले यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने पहला जो धर्म उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था और इनके जो पहला जो उपदेश था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वहीं यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहते हैं और यहाँ पे महापरिनिर्वाण, इनकी जो मृत्यु हो गई थी उसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न दिया गया कि महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो जो महाकालेश्वर मंदिर है वह मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो यह जो है यह मंदिर जो है मध्य प्रदेश के जो उज्जैन शहर है इसमें स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो उज्जैन है शहर यह किस नदी पर स्थित है। आप लोग जरूर इसको कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। भारत के अंदर बताना है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो भारत के अंदर जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केटू या काराकोरम। इसका जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर है, 8611 मीटर, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं हम लोग यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, इसको भी आप लोग याद रखिए, जो नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना था। तो जो वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है वह किस वर्ष बना था। यह जो बना था यहाँ पे 1972 में यह बना था, 1972 में, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न दिया गया है किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो जो यहाँ पे सिख गुरु कौन थे जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। और इनका जो जन्म है यह पटना साहिब में हुआ था। और इन्होंने जो खालसा पंथ है इसकी जो स्थापना है इन्होंने 1699 में किया था। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो पहला युद्ध था यह
जो है तराइन के मैदान में लड़ा गया था। और यह जो युद्ध है वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और यह जो युद्ध है वह तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में, और यहाँ पे जो चंदावर का युद्ध था वह 1194 में लड़ा गया था, चंदावर का युद्ध। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो मधुमक्खी जो पालन है इसका जो अध्ययन है यह किसके अंतर्गत होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन करते हैं। वहीं पीसी कल्चर, तो जो पीसी कल्चर है यह किसका अध्ययन है? तो यह जो है मत्स्य पालन का अध्ययन है, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। वहीं पर सेरी कल्चर, तो सेरी कल्चर हो जाएगा क्या? तो सेरी कल्चर हो जाएगा रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन सेरी कल्चर। वहीं फ्लोरी कल्चर, तो जो फ्लोरी कल्चर है यह किसका हो जाएगा? फूलों का उत्पादन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 11 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? तो किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जानते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं। इन्होंने जिंदा पीर की उपाधि धारण की थी और इनका जो जन्म था यह 1618 में हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिए। और यह भारत पर जो यह मुस्लिम प्रजा के द्वारा दिया जाने वाला यह एक विजेता था, जिसको हम लोग आलमगीर कहते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 12 नंबर देखते हैं कि ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है? तो ज्वार भाटा पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है? तो इसका हम लोग देखेंगे, तो इसका हो जाएगा जो यहाँ पे चंद्रमा है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है ज्वार भाटा पर। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु की सज़ा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था? यानी सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनको मृत्यु की सज़ा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है 14 नंबर, हिमालय की कुल कितनी समानांतर श्रेणियों में विभक्त है? जो हिमालय है वह कितनी समानांतर श्रेणियों में विभक्त है? तो जो हिमालय है वह जो है कितनी समानांतर श्रेणियों में विभक्त है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 श्रेणियों में विभक्त है। यहाँ पे हो जाएगा महान हिमालय, उसके बाद हो जाएगा लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसका जो संबंध है वह किस अनुच्छेद से है? इसका हो जाएगा 19 के 1 के क के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, यहाँ पे 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है? तो यह जो रेखा है यह विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मक्का रेखा है, तो यह जो है 23.5 डिग्री जो है यह दक्षिणी अक्षांश रेखा है या दक्षिणी अक्षांश रेखा है। वहीं के कर्क रेखा की बात करें तो यह जो है 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे 17 नंबर है, स्लेट किसका रूपांतरण है? तो जो स्लेट है वह किसका रूपांतरण है? तो यह जो है किसका रूपांतरण है? जो स्लेट है यह किसका रूपांतरण है? तो यह सेल का रूपांतरण है, सेल का यह रूपांतरण है। वहीं हम लोग यहाँ पे बात करें ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट का जो रूपांतरण है वह नीस है। और यहाँ पे जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट का जो कायांतरिक है उसे शिस्ट कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और बलुआ पत्थर का जो यहाँ पे जो कायांतरिक या इसका जो रूपांतरण है इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या? क्वार्टजाइट हो जाएगा। चूना पत्थर का हो जाएगा क्या? संगमरमर। चूना पत्थर का हो जाएगा रूपांतरण संगमरमर, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारत में जो है प्रथम डाकघर की स्थापना कब किया गया था? इसका जो डाकघर की जो स्थापना है वह 1727 ईस्वी में किया गया था, 1727 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे है 19 नंबर कि किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं? तो यह कौन सा महासागर है जिसके चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में भी एक यहाँ पे रिंग पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उस रिंग को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है उसे अग्नि वलय कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 20 नंबर है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो जो बुध ग्रह है वह सूर्य की जो परिक्रमा है वह 88 दिनों में करती है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि जिस स्थान पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उस स्थान पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जिस स्थान पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं? तो वहाँ पे जो है सुंदरी वन यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, जो यहाँ पे सदाबहार वन यानी पाए जाते हैं, जिसका नाम यहाँ पे चीर रहित हो जाएगा, चीर रहित
चिरहित वन पाए जाते हैं, या चिरहित वन, या इसे हम लोग कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? तो यह जो है अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, यह हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो रुपया का जो सिक्का था भारत में प्रथम बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो यह जो ढाला गया था यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और यह जो ढाला गया था लगभग 1540-45 के बीच में ढाला गया था, 1540-45 के बीच में ढाला गया था। अगला है LTTE किस देश के, LTTE जो है किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो यह जो है श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे है 25 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 25 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे 25 नंबर जो दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो भारत के जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह किस पर आधारित है? तो वह शक संवत पर आधारित है। और इसका जो पहला जो माह होता है वह चैत होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैत। वहीं अंतिम जो होता है वह फागुन होता है, अंतिम माह जो होता है वह फागुन होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हिंदी का प्रश्न दिया गया है। तो हिंदी का हम लोग नहीं देखेंगे आज। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, हिंदी का प्रश्न हम लोग आज नहीं देखेंगे। आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं, कहाँ से दिया गया, यहाँ से 35 नंबर से हम लोग देखते हैं। तो 35 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जो 35 नंबर प्रश्न दिया गया कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति निधि को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो विधानमंडल है उसके द्वारा जो पारित जो यहाँ पे होता है उसे क्या कहते हैं? पारित जो स्वीकृति होता है उसे अधिनियम कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिनियम। अगला है 36 नंबर, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो है केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। अगला है 38 नंबर, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? तो सौरमंडल का जो है सबसे छोटा जो उपग्रह है वह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा जो उपग्रह है वह हो जाएगा यहाँ पे जो डिमोस है। और डिमोस किसका है? तो जो यह डिमोस है, फबोस और डिमोस जो है यह किस ग्रह का है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे जो मंगल ग्रह है उसका यह उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है कि रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है यह रक्त को जमाने में मदद करता है। अगला है 40 नंबर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो यानी स्वस्थ जो मनुष्य है उसके शरीर का जो ताप है वो फ़ारेनहाइट में बताना है। तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं यहाँ पे सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस में लगभग यह 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 41 नंबर प्रश्न है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था? जो परमाणु बम है यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो यह परमाणु बम है यह जो है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा बनाया गया था परमाणु बम। और यहाँ पे वर्नर वॉन फ्रास के द्वारा प्रक्षेपास्त्र का यहाँ पे खोज किया गया था, प्रक्षेपास्त्र का, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 42 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे इसको बताना है। तो इसके जो अध्यक्ष थे यह विक्रम साराभाई थे, विक्रम साराभाई, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 43 नंबर प्रश्न है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो द्रव का जब घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का जब घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव भी अधिक होता है, तो यह बढ़ जाएगा। अगला है 44 नंबर, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो हीमोफीलिया एक रोग है जिसके कारण क्या होता है? तो इसमें जो होता है रक्त नहीं जमता है, इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है रक्त नहीं जमता है, यही हीमोफीलिया होता है और यह अनुवांशिक रोग है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न देखते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो किस में होता है सबसे ज़्यादा? तो यह उंगलियां में होता है सबसे ज़्यादा। और उंगली में कितना होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है उंगलियों में। अगला है यहाँ पे 46 नंबर, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है वह किस में होता है? तो यह जो है केवल AC परिपथ में इसका उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न है कि संश्लेषित रेशा है
तो जो संश्लेषित रेशा है उसे क्या कहते हैं? तो जो संश्लेषित जो रेशा है यह हो जाएगा यहाँ पे रेयॉन। जो रेयॉन है यह संश्लेषित रेशा है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यह खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? इसका हो जाएगा यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पे 50 नंबर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, यह लखनऊ में स्थित है। अगला है यहाँ पे प्रश्न है 51 नंबर कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे के किस भाग में जो है प्रोटीन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका हम लोग देखते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो अंडे के जो भाग हैं यह जो हो जाएगा जो योक है यानी जो पीला वाला भाग होता है उसमें जो होता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है 52 नंबर। केल्विन पैमाने पर कि किस बिंदु पर जल उबलता है? तो केल्विन पैमाने पर जल कब उगलता है? तो यहाँ पे सेल्सियस पे उगलता है या कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो केल्विन में कितना हो जाएगा? तो केल्विन में यह हो जाएगा 373 केल्विन। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे हम लोग 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो जो रेडियम है यह किसी से प्राप्त किया जाता है? तो जो रेडियम है यह पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम का जो अयस्क है वह पिंच ब्लेड है, इसको याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 54 नंबर। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है कहाँ स्थित होती है? तो यह मस्तिष्क में स्थित होती है, मस्तिष्क में, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सोडियम का प्रतीक है। तो सोडियम का क्या प्रतीक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Na। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यह इंग्लिश का प्रश्न है जिससे हम लोग अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश का ही प्रश्न यहाँ पे है और इधर यहाँ पे मैथ का प्रश्न है। तो मैथ का भी हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो यहाँ पे जो है बहुत ही लंबा हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से दिया गया है करेंट का प्रश्न, इसे हम लोग देखते हैं। दिया गया 76 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो किया गया है भारत के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 77 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो जो 5वीं स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? INS वागीर है। और यह जो है फ्रांस और जो भारत है इसके जो संधि से इस 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है उसका विकास किया जा रहा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 78 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? तो नासा के द्वारा जो है किसको अपना नया चीफ ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो यह किसको किया गया है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो AC चरनिया है उसको इन्होंने नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। अगला है 79 नंबर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ किया है सर्बानंद सोनोवाल ने? तो यह जो किए हैं सर्बानंद सोनोवाल ने, यह जो है त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वहाँ पे मानिक शाह, उनके साथ मिलकर इन्होंने किया है। और कहाँ किया है? तो यह इन्होंने कहाँ किया है? त्रिपुरा की जो राजधानी है वह क्या है? अगरतला। तो यहाँ पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 80 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो 80 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो यह जो है इरेडा जो कंपनी है इरेडा, इसके द्वारा यह किया गया है समझौता, इरेडा के द्वारा। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 81 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसके जो डायरेक्टर हैं वो किसे चुना गया है डायरेक्टर के पद पर? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो प्रवीण शर्मा है, इनको नियुक्त किया गया है, प्रवीण शर्मा को, इसको याद रखिएगा। अगला है 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा? यानी जो 74वां जो गणतंत्र दिवस जो परेड हुआ था उसमें कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो 23 झांकियाँ थी इसका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। तो 83 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो एक कंपनी है उसके द्वारा जो है प्लास्टिक अपशिष्ट जो होता है उसके जो प्रबंधन है, उसका जो मैनेजमेंट है उसको यहाँ पे अच्छा करने के लिए किसके साथ उसने सहयोग किया है? इसका हो जाएगा यहाँ पे
जो यूएनडीपी है इसके साथ इन्होंने सहयोग किया है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने सहयोग किया है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 84 नंबर है कि पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था? यह इसका जो थीम था इसका हो जाएगा द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ थीम के साथ इन्होंने एरो इंडिया 2023 लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के कौन सा खिलाड़ी है जिसने यह घोषणा किया है? तो इस प्रकार इसका हो जाएगा जो इंग्लैंड के जो पहले पूर्व जो कप्तान थे इयोन मोर्गन, इनके द्वारा यह घोषणा किया गया है संन्यास का। अगला यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है यह किस तिथि को मनाते हैं? तो यह 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। और इसका जो थीम था वह क्या था? तो इसका जो थीम था यहाँ पे, इसका जो थीम हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग इसका थीम था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न कि किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो लियोनेल मेसी हैं इन्होंने यह जीता है, जो अर्जेंटीना के कप्तान थे। और इन्होंने ही जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का है या इन्होंने इन्हीं की कप्तानी में जीता था। अगला है 88 नंबर भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय तटरक्षक दिवस है यह प्रतिवर्ष जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है, 1 फरवरी को, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है। तो 89 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसके तीनों फॉर्मेट में यानी टेस्ट, वनडे और T20 में तीनों में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल बने हैं, शुभमन गिल। अगला है 90 नंबर पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो यह जो है कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 91 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें बनाया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प कमल दहल प्रचंड को यहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है नेपाल का। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग 92 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो 92 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो किस जैन सभा में अंतिम रूप से जो है श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो है जो पाटलिपुत्र में हुआ था इसी में यह संपादन किया गया था। अगला यहाँ पे 93 नंबर जो प्रश्न है, 93 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में एक राजा है और एक तरफ उनका राज्य है। कौन से राजा हैं जो किस राज्य में रहते थे? तो जो प्रधोत है यह कहाँ रहते थे? तो जो यह प्रधोत है यह जो है अवंती के राजा थे, यह अवंती के राजा थे। वहीं उदयन, तो उदयन की बात करें तो उदयन जो है यह कहाँ के थे? तो जो यहाँ पे उदयन है यह जो है कहाँ पे थे? तो यह वत्स में थे, वत्स में। वहीं पे जो प्रसेनजित थे यह कहाँ के थे? तो कौशल के थे। वहीं जो अजात शत्रु थे यह कहाँ के थे? तो मगध के यह शासक थे। इस प्रकार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 94 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो जो पाटलिपुत्र है उसको किस शासक के द्वारा सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया गया था? तो यह जो राजधानी बनाया गया था सबसे पहले यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसे सबसे पहले राजधानी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 95 नंबर प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ थी यह? तो यह जो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी यह यहाँ पे वैशाली में थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 96 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 96 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो जो यहाँ पे पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनका जो महल था वह किससे बना था? तो उनका जो महल था वह लकड़ी से बना हुआ था। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना हुआ था। अगला यहाँ पे 97 नंबर 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए? यह जो है कहाँ लाए गए थे? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे इनको पटना में लाया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 98 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो 98 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश
नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जो जयप्रकाश नारायण है वह किस पार्टी से जुड़े थे? तो इसका हो जाएगा इनके ही द्वारा 1934 में एक पार्टी का गठन किया गया था जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया गया, और इसका जो स्थापना है वह 1934 में पटना में किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 99 नंबर, भारत का सबसे प्राचीनतम विहार कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो बिहार है यानी जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो यह हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस सेट का अंतिम प्रश्न हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो अंतिम प्रश्न है कि पद्म श्री 2023 से सम्मानित आनंद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो आनंद कुमार है वह सुपर 30 के संस्थापक हैं और यह जो है शिक्षा से संबंधित हैं। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से यह संबंधित है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।